हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है हमारा। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे 9 AM और 9 PM पर लाइव पिच करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं सीरीज़ में आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न जो है, जनजातीय समाज है गतिशील, जटिल, समजाति या विषम जाति। तो जनजातीय समाज में जो है समजाति अर्थात समानता पाई जाती है, समता पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है, ए फिलॉसफी फॉर नेफा के लेखक कौन है? डेरन डार्प, जवाहरलाल नेहरू, वेरियन एल्विल या JH हटन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, ए फिलॉसफी फॉर नेफा, जो पुस्तक के लेखक हैं वह वेरियन एल्विन है। अगला है, कौन सा समूह जनसंख्या की दृष्टि से पतन की ओर जा रहा है? भील, ओंगे, कोया या कोरकू। तो यह राइट आंसर हो जाएगा बी, ओंगे जनजाति जो है अंडमान निकोबार पे पाया जाता है, जो बेरोबेर पतन पे जा रहा है। लगभग इसके 30 से 32 लोग अभी तक इस जनजाति के जो है बचे हुए हैं। अगला है, अनुसूचित जातियों के विशेष संगठक योजना किस योजना काल में तैयार की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में या 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो अनुसूचित जातियों से जो विशेष संगठक योजना जो तैयार की गई थी वह 6वीं अनुसूची पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। अगला है, भारत वर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? 127, 237, 560, 439। तो भारतीय संविधान में 560 जनजातियों का वर्णन किया गया है। दो सहोदरों के बच्चे जो विपरीत यौन वाले होते हैं कहे जाते हैं बिलंगी सहोदर, समलिंगी सहोदर, बिलंगी विवाही या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जो सहोदर होते हैं और विपरीत लिंग के होते हैं, अर्थात एक लड़का होता है तो एक लड़की होती है, तो उन्हें बिलिंगी सहोदर कहते हैं। अगला है, मातृवंशी समाज में नातेदारी समूह की सत्ता का प्रयोग किया जाता है पिता की बहन अर्थात फूफी द्वारा, माँ के भाई अर्थात मामा के द्वारा, बड़े बेटे द्वारा या बड़ी बेटी द्वारा। तो मातृवंशी समाज में जो है, जो नातेदारी समूह में सत्ता का प्रयोग किया जाता है वह माता के भाई अर्थात मामा के द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्न में से समाज का निर्माण कैसे होता है? व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्तियों के विवाह स्थानों से या व्यवस्था जो उनमें आपस में आबद्ध करती है, या समूह का अंतःक्रिया द्वारा। तो जो है समाज का निर्माण ऐसे होता है, जो व्यवस्था होती है अर्थात संगठन होते हैं जिसमें जो एक दूसरे में आपस में जोड़ती है, आबद्ध अर्थात एक दूसरे से जोड़ती है, जैसे संस्था, समूह, यह सब व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यह व्यवस्था जो इन्हें आपस में संबंध करती है उससे समाज का निर्माण होता है। जैसे भूमिकाओं एवं परिस्थितियों की व्यवस्थाओं से समाज का निर्माण होता है। कोई कहता है संस्थाओं के समूहों से जो है समाज का निर्माण होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी विशेषता समाज के लिए पूर्वापेक्षित नहीं है? वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की एक आर्थिक व्यवस्था, नवीन संतति के सामाजिकरण की व्यवस्था, संचार व्यवस्था या निश्चित परिसीमा। तो यहाँ पूछा है कौन सी विशेषता समाज के लिए अपेक्षित नहीं है, तो निश्चित परिसीमा जो है वह अपेक्षित समाज के लिए नहीं है। इसके अलावा वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण की एक आर्थिक व्यवस्था समाज में पाई जाती है। नवीन जो नए जैविक बच्चे होते हैं उन्हें सामाजिकरण की व्यवस्था होती है परिवार के माध्यम से, और संचार व्यवस्था होती है ताकि एक दूसरे से अपने जो है
विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा। निश्चित परिसीमा जो है समाज की पूर्वापेक्षित विशेषता के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता। अगला है पारस्परिक आदान प्रदान का भाव समाज की एक प्रमुख विशेषता है। निम्न में से किसमें पारस्परिक आदान प्रदान का भाव पाया जाता है? खेल के मैदान की ओर जाते हुए विद्यार्थियों में, खेल के मैदान की ओर जाती हुई टीम के खिलाड़ियों में, खेल के मैदान हेतु टिकट खरीदते हुए लोगों में, या खेल के मैदान की ओर जाने वाले की तैयारी करते निर्णायकों में। तो यह प्रश्न कुछ समझ में कम आ रहा है। यहाँ पूछा पारस्परिक आदान प्रदान का भाव किन में पाया जाएगा? तो राइट आंसर जो माना गया वह है खेल के मैदान की ओर जाते हुए टीम के खिलाड़ियों में जो है पारस्परिक आदान प्रदान का भाव पाया जाता है। अगला है निम्न में से किस जनजाति के उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? टोडा में, कदार में, अंडमान द्वीप समूह के निवासी में, न्यूर में। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा टोडा। टोडा जनजाति में जो है बहुपति विवाह पाया जाता है, जिसमें जनजातियों के उत्सव पर तीर कमान देने वाला व्यक्ति जो है बच्चे का सामाजिक पिता माना जाता है, चाहे उसके जैविक पिता कोई भी हो। तीर कमान जो देता है तो उसे ही जो है बच्चे का पिता बनने का अधिकार दिया जाता है। अगला है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेंगे? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 46। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 47 में यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि राज्य जो है अनुसूचित जनजाति और जाति की जो है सभी प्रकार के शोषणों से रक्षा करेगी। अगला है निम्न में से कौन सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है? नियोजन कार्यालय में उनके लिए सीट सुरक्षित रखी जाएगी, खेती योग्य भूमि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, लोकसभा के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है तो उन्हें लोकसभा के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाएगा, या संवैधानिक सुरक्षा में होता है। और 330 अनुच्छेद के तहत लोकसभा में जो है स्थान सुरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा 332 के अंतर्गत विधानसभा में सीट को सुरक्षित रखा जाता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। उसके अलावा 335 के अंतर्गत इन्हें सरकारी नौकरियों में जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सेवाओं एवं पदों पर उनके प्राधिकार का प्रावधान बतलाता है? तो अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 337 या अनुच्छेद 338। तो यार राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति को सरकारी सेवाओं एवं पदों में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अगला है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक सुरक्षा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान करता है? सभी बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाएगी, सभी को देश के किसी भाग में प्रवेश की सुविधा दी जाएगी, सभी को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजा जाएगा, या किसी के साथ शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो संवैधानिक सुरक्षा में अनुसूचित जनजाति के लिए यह कहा गया है किसी के साथ किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सही कथन है? वे सामाजिक रूप से उपेक्षित रहे हैं, वे सामाजिक रूप से उनका उत्थान किया जा रहा है, सामाजिक रूप से उनमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा रहा है, या समाज उनके सामाजिक उन्नयन के विरुद्ध है। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सही कथन होगा कि धीरे धीरे उन्हें सामाजिक रूप से उनका उत्थान किया जा रहा है। अगला है जनजाति लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? महात्मा गांधी, ठक्कर बप्पा, ज्योतिबा फूले या BR अम्बेडकर। तो यहाँ पे जनजाति लोगों के लिए संबोधित आदिवासी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह ठक्कर बप्पा जी ने किया है।
अगला है कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषि समाज में जीवन था साधारण, कम बोझिल, अत्यधिक नीरस या सानिध्य व्यक्तिक और औपचारिक। तो कृषक समाज की तुलना में जो है उत्तर कृषक समाज में सानिध्य और व्यक्तिक एवं औपचारिक संबंधों की जो है विशेषता बढ़ती जा रही है। अगला है किस समाजशास्त्री का परा औद्योगिक समाज की अवधारणा से संबंध है? डेनियल बेल, नॉर्मन बिर्नम, बाम, एरल टूरेन या उपयुक्त सभी। तो यहाँ परा को हम उत्तर औद्योगिक समाज भी कह सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, डेनियल बेल, नॉर्मन बिर्बान, एलन टूरेन जो है सभी उत्तर औद्योगिक समाज से जुड़े हुए हैं। अगला है जनजातीय समुदाय में उत्पादन संबंध प्रकार के होते हैं? विभेदीकृत, विशेषीकृत, समरूप या विभिन्नता पूर्ण। तो जनजातीय समुदाय में जो उत्पादन का संबंध होता है उसमें समरूपता पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है? सांप्रदायिकतावाद, आतंकवाद, प्रजातंत्रवाद या क्षेत्रवाद। तो यहाँ पे सामाजिक समस्या की बात कर रहा है, तो सामाजिक समस्या में आतंकवाद को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि सांप्रदायिकवाद, प्रजातंत्रवाद, क्षेत्रवाद को सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा आतंकवाद है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिक समाज की है? तो सावयवी एकात्मकता, यांत्रिक एकात्मकता, प्रबल सामूहिक चेतना या दृढ़ सामूहिक चेतना। तो ये प्रश्न जो है यहाँ पे आधा ही है, तो इसे आगे हमने लिया है, तो आइए देखते हैं। तो जो है आधुनिक समाज की जो विशेषता होती है उसके तहत हम सावयवी एकता और दृढ़ सामूहिक चेतना की बात करते हैं। तो यह विशेषता जो बताई गई है या दुर्खीम के द्वारा बताई गई है, उन्होंने समाज को दो प्रकार से विभाजित किया है, एक यांत्रिक एकता, एक सावयवी एकता। यांत्रिक एकता के तहत उन्होंने आदिम और कृषि समाज को सम्मिलित करते हैं, वहीं सावयवी एकता के अंतर्गत उन्होंने आधुनिक औद्योगिक समाज को शामिल किया गया है। इन्होंने कहा है कि यांत्रिक एकता वाले समाजों में जो है सामूहिक चेतना प्रबल पाई जाती है, और जो है आधुनिक औद्योगिक वाले समाज हैं इनमें सावयवी एकात्मकता और दृढ़ सामूहिक चेतना पाई जाती है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा 1 और 4 हो जाएगा। इसके अलावा इसी के तहत इन्होंने दमनकारी और प्रतिकारी कानूनों की चर्चा की है। तो इन्होंने कहा जो है यांत्रिक एकता वाले समाज जो पाए जाते हैं उनमें दमनकारी जो है कानून होता है, और वहीं सावयवी एकता के अंतर्गत प्रतिकारी कानून पाया जाता है। अगला है विचलन से कोई समाज पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता। कारण दिया है समाज में विचलन तथा अनुरूपता सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। दुर्खीम ने कहा है कि विचलन जो है सभी समाजों में पाया जाता है और सभी समाज में जो है विचलन एवं अनुरूपता एक साथ चलते हैं। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से है एकात्मकता, प्रकारवादी, संघर्षवादी, सावयववादी। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयववाद का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा कि जो समाज की संरचना है, समाज है, वह सावयव के समान है, अर्थात शरीर के समान है। इन्होंने डार्विन के जैविक उद्विकास के सिद्धांत को सामाजिक उद्विकास के रूप में समाजशास्त्र में प्रयोग किया गया है। अगला है परिस्थिति एवं संविधा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? H.N. मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, इमाइल दुर्खीम या कार्ल मार्क्स। तो सर्वप्रथम जो है परिस्थिति और संविधा की बात कौन करते हैं? H.N. मैन ने बात किया है। इसके अलावा मैक्स वेबर भी इनसे ही प्रभावित होकर परिस्थिति और संविधा जैसे शब्दों की इन्होंने भी चर्चा की है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक ने परिणाम एवं घनत्व के अनुसार समाजों का वर्गीकरण किया है? डेविड रिचमैन, आर. पार्क, दुर्खीम या बर्गेस। तो निम्नलिखित में से जो है दुर्खीम ने परिणाम एवं घनत्व
के अनुसार जनसंख्या समाजों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने कहा कि जनसंख्या घनत्व जितना बढ़ता जाएगा उतना ही श्रम का विशेषीकरण होता जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है? अंतर्विवाही, एकल सामाजिक श्रेणी, सामान्य भूभाग, संरचित असमानता। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा संरचित असमानता जो है जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है। जबकि जनजातीय समाज में अंतर्विवाही होते हैं, इनमें एकल सामाजिक श्रेणी पाई जाती है और सामान्य भूभाग में निवास करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन्हें सही उद्भव क्रम में रखिए जिनमें वह उनका विकास हुआ है। बर्बर, सभ्य, दासतापूर्ण या उत्तर औद्योगिक समाज। तो सबसे पहले जो है बर्बर व्यवस्था पाई गई थी, उसके बाद दासतापूर्ण पाई गई थी, उसके बाद सभ्य और आखिरी में उत्तर औद्योगिक समाज। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले बर्बर अवस्था, उसके बाद दासतापूर्ण अर्थात सामंतवादी व्यवस्था पाई गई थी, उसके बाद जो है सभ्य समाज पाया गया, उसके बाद उत्तर औद्योगिक समाज पाया गया। अगला है, यांत्रिक सुदृढ़ता और सावयवी सुदृढ़ता की अवधारणा विकसित की गई थी। हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन या लेवी स्ट्रास। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा यांत्रिक सुदृढ़ता सावयविक सुदृढ़ता की जो अवधारणा है वह इमाइल दुर्खीम के द्वारा दी गई थी। इसे कहीं कहीं यांत्रिक सावयवता या यांत्रिक एकता या सावयवी एकता के रूप में भी मिल जाता है, तो दुर्खीम ने बताया है। अगला है, निम्नांकित अर्थव्यवस्थाओं में से कौन उत्तर औद्योगिक व्यवस्था से संबंधित है? कृषि अर्थव्यवस्था, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, चारवाहा अर्थव्यवस्था या सेवा अर्थव्यवस्था। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी, सेवा अर्थव्यवस्था जो है उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संबंधित है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है? नागा, खस, बोडो या कुकी। तो यह राइट आंसर हो जाएगा खस जनजाति जो है उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है। किसने समाजों का वर्गीकरण सरल, मिश्रित, दोहरे और तिहरे मिश्रित के रूप में किया है? इमाइल दुर्खीम, इरविन गॉफमैन, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा समाज को सरल, मिश्रित और दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित के रूप में विभाजित किया गया है। अगला है, निम्नांकित में से किसने जनजाति सात्मीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सातत्य के प्रारूप दिया है? एम.एन. श्रीनिवास, सुरजीत सिन्हा, एस.सी. दुबे या डी.एन. मजूमदार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, सुरजीत सिन्हा के द्वारा जनजातियों के सात्मीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सातत्य प्रारूप दिया गया था। इन्होंने इसमें बताया कि किस तरह जनजातियां जो है जातियों के प्रारूप में अर्थात उनकी विशेषताओं को अपनाती चली जा रही है। अगला है, भारत में निम्नांकित में से किस राज्य में एक ऐसा राज्य है जिसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अधिकतम प्रतिशत में है? पंजाब में, राजस्थान में, असम में या उड़ीसा में? तो राइट आंसर है, प्रतिशत की बात हो रही है तो पंजाब में जो है अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता बहुत अधिक पाई जाती है। और वहीं पूछा जाएगा कि अगर जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती हैं, तो पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है? एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे उड़ीसा आता राजस्थान आता है जनजातियों की संख्या के रूप में। अगला है, निम्नांकित समाजों में से कौन या किसमें अंधविश्वास का प्रभुत्व होता है? एक औद्योगिक समाज, एक नगरीय समाज, एक जनजातीय समाज या एक उत्तर औद्योगिक समाज में? तो जो है अंधविश्वासों का प्रभुत्व जो पाया जाता है
वह एक जनजातीय समाज में पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में मौलिक अंतर स्थापित करते हैं? परिवहन का ढंग, परिवहन का माध्यम, व्यावसायिक भिन्नता, वर्ग अंतर। तो जो ग्रामीण एवं नगरीय समाज में मौलिक अंतर होता है वह व्यावसायिक भिन्नता होती है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।